हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइट की जो कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में सबसे पावरफुल राइट्स में से एक था, लेकिन आज वो उस लिस्ट से बाहर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राइट टू प्रॉपर्टी की। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज अगर आप गिनेंगे तो सिर्फ 6 मिलेंगे। क्या हुआ उस 7वें राइट का? क्यों हटाया गया? और क्या आज प्रॉपर्टी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है? चलिए इस पूरी जर्नी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बात करते हैं 1950 की। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब प्रॉपर्टी को लेकर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमारे फंडामेंटल राइट्स लिस्ट में। पहला था आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास एफ, और ये कहता था कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्योर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और डिस्पोज कर सकते हो। सिंपल शब्दों में प्रॉपर्टी लेने, रखने और बेचने की आज़ादी थी आपको। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल था। और दूसरा था आर्टिकल 31। ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। ये कहता था कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से बिना किसी लीगल अथॉरिटी के डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए तो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए ही ले सकती है, और वो भी कंपनसेशन देके। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर लागू हुआ। उसके बाद आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का एक बड़ा विजन था लैंड रिफॉर्म्स का और जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का, ताकि किसानों को उनकी जमीन मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जमींदार कोर्ट चले जाते थे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का सहारा जो है उनके पास था, क्योंकि वो कहते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए आप हमारे फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसीलिए 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसने आर्टिकल 31 ऐड किया और एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट लाया, दैट इज 9th शेड्यूल। आर्टिकल 31 ए में बेसिकली 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को इम्यूनिटी दी गई, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। पहली कैटेगरी थी कि जमींदारी एस्टेट्स का एक्विजिशन, जैसे यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट। दूसरी थी कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का टेक ओवर। तीसरी, कॉर्पोरेशंस का एमैलगमेशन। चौथी, माइनिंग और मिनरल राइट्स में चेंजेस। और पांचवी, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के राइट्स में मॉडिफिकेशन। ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज थे जिनको इम्यूनिटी दी गई आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाए तो प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी था, पार्लियामेंट को ये इम्यूनिटी डायरेक्टली मिल जाती थी। अब 9th शेड्यूल की बात करते हैं। समझो कि 9th शेड्यूल एक सेफ्टी वाल्ट की तरह था। जितने भी लॉज यहाँ रखे जाते थे उनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिलती थी, मतलब कोर्ट्स उन लॉज को चैलेंज नहीं कर सकते थे इजीली। और ये जमींदारी एबॉलिशन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, 2007 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल के लॉज भी रिव्यू किए जा सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करते हो। मतलब एब्सोल्यूट इम्यूनिटी खत्म हो गई है, और ये समझ लो कि जैसे एक स्पेशल प्रोटेक्शन थी, लेकिन उसकी भी लिमिट है अब। उसके बाद आता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि सोसाइटी कैसी बनानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं थे जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसीलिए 1971 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और आर्टिकल 31C ऐड किया गया। इसका पर्पस था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करना, स्पेसिफिकली आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को। मैंने आपको अभी अभी बोला कि इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया। अब आर्टिकल 31C क्या है? आर्टिकल 31C ये है कि अगर कोई लॉ आर्टिकल 39B या आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, तो वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C क्या है? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 39B कहता है कि मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, मतलब माइनस, फॉरेस्टर्स, लैंड जैसे रिसोर्सेज कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास कंसंट्रेट नहीं होने चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और आर्टिकल 39C कहता है
कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ हाथों में कंसंट्रेट होकर कॉमन डेट्रीमेंट ना बने। जैसे अंबानी या टाटा, सक्सेसफुल होना गलत नहीं है, लेकिन अगर उनके पास इतना कंसंट्रेट हो जाए कि इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ जाए तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर कोई लॉ इन दोनों आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनता है तो उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 से इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंश्योर किया गया। पर 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल रहेगा अगर बेसिक स्ट्रक्चर को थ्रेट हो। उसके बाद आता है 1976 में 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1975 टू 77 का इमरजेंसी पीरियड आपको याद ही होगा कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और उस दौर में बहुत कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स हुए। उसमें सबसे बड़ा था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 31C को और एक्सपेंड किया गया। कौन सा आर्टिकल 31C? वो आर्टिकल 31C जो 1971 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 39B और 39C को स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया था। अब 1976 के अमेंडमेंट एक्ट में इसको और एक्सपेंड कर दिया गया। पहले सिर्फ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इम्यूनिटी थी। अब कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के किसी भी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने वाले लॉ को इम्यूनिटी मिलेगी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। ये प्रैक्टिकली मतलब था कि गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गई प्रॉपर्टी और फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की, सिर्फ ये बोल देने से कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये क्लियरली डेंजरस था। इसीलिए 1980 में लैंडमार्क मिनरेवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सपेंशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बैलेंस होना चाहिए। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम पर फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली ओवरराइड नहीं कर सकते। इम्यूनिटी वापस सिर्फ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C तक लिमिटेड हो गई। उसके बाद आता है 1978 का 44th अमेंडमेंट एक्ट, द गेम चेंजर। तो क्या होता है कि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक्सेसेस को करेक्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कंप्लीटली हटा दिया। आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास F और आर्टिकल 31 दोनों को रिपील कर दिया गया। लेकिन प्रॉपर्टी को कंप्लीटली लॉलेसनेस में तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए आर्टिकल 300A ऐड किया गया जो पार्ट 12 में रखा गया। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स वाले सेक्शन में। तो आर्टिकल 300A कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब क्या डिफरेंस क्रिएट करता है? देखिए दोस्तों, पहले अगर स्टेट आपकी प्रॉपर्टी लेती थी तो कंपनसेशन मैंडेटरी था। अब अगर लेजिस्लेचर एक वैलिड लॉ बनाकर प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो कंपनसेशन देना लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, मैंडेटरी नहीं है ऑटोमेटिकली। पहले आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे बिकॉज इट वाज ए फंडामेंटल राइट। अब आप सिर्फ आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो क्योंकि अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट नहीं। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट मेट्रो बनाने के लिए आपकी दुकान एक्वायर कर रही है। पहले आपको ऑटोमेटिकली कंपनसेशन मिलता था, अब सिर्फ तब मिलेगा जब लॉ स्पेसिफिकली कंपनसेशन का प्रोविजन रखे। और अगर आपको लगता है कि प्रोसेस इलीगल है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 30 क्लास 1A। वो ये है कि अगर स्टेट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर करे, जैसे कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनसेशन देना मैंडेटरी है और मार्केट वैल्यू पर होना चाहिए और ये माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 31A क्लास 2। अगर कोई व्यक्ति अपनी लैंड को पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज करता है और वो लैंड सीलिंग लिमिट के अंदर है, मतलब लीगल लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो उसको भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। ये दोनों पार्ट 3rd में है, मतलब इन्हें फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं कि आज के जमाने में ये कैसे काम करता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है
और राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट है। ये करंट मेन लॉ है। इसने कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन को बहुत स्ट्रेंथन किया है। इसमें 4 टाइम्स द मार्केट वैल्यू रूरल एरियाज में और 2 टाइम्स अर्बन एरियाज में कंपनसेशन का प्रोविजन है। रीसेंट केसेस में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेस वेज, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, आपने देखा होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो गवर्नमेंट का हाथ रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कभी कभी कंपनसेशन एडिकेट नहीं लगता, तो ये रिहैबिलिटेशन प्रॉपर नहीं होता। 2023-24 के डेवलपमेंट्स में देखा गया है कि कोर्ट्स अब जो है प्रोपोर्शनैलिटी और रिजनेबलनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब भले ही ये फंडामेंटल राइट ना हो, लेकिन आर्बिटरी एक्विजिशन को कोर्ट्स रोक रहे हैं। आर्टिकल 300A में अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है प्रॉपर, रीजनेबल और नॉन आर्बिटरी लॉ। तो फ्रेंड्स, अब समराइज करते हैं। देखिए दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी 1950 में फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास F और आर्टिकल 31 के थ्रू। फिर सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के लिए मल्टीपल अमेंडमेंट्स आए और 1951 में आर्टिकल 31A और 9th शेड्यूल आया और फिर 1971 में आर्टिकल 31C। उसके बाद 1976 में उसका एक्सपेंशन हुआ आर्टिकल 31C का और फाइनली 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया और आर्टिकल 300A के थ्रू लीगल राइट बना दिया। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।